पूरे राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा स्कूल जो है अपग्रेड हुए हमारी विधानसभा के अंदर, क्योंकि 70 साल से यहाँ स्कूल जो है वो 5वीं के चले आ रहे हैं, अपग्रेड नहीं हुए थे। मोदी जी लाइव आते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते उन्हें भी। अब उनके भाषण में भी वो धार नहीं रही, वो टेलीप्रॉम्प्टर भी जो लगता है सही से काम नहीं कर पा रहा, वो पढ़ नहीं पा रहे मेरे ख्याल से उसको। अब तक के जो मुद्दे उठाए हैं केंद्र सरकार पर जवाब नहीं देती और उल्टे सीधे बातों को निकाल कर मुद्दों से भटकाती है। तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू एडवोकेट फॉर दिस काइंड ऑफ इश्यूज, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ युवाओं की कोई कमी नहीं है। हमारा सबसे युवा हमारा देश भी है, हमारा राज्य भी युवा है। वो नगर की बात ही नहीं करते, वो चीन, ईरान, पाकिस्तान या सनातन धर्म पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। राजस्थान में चुनाव सरगर्म है और दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, अपने लगभग सभी प्रत्याशियों की जो सीटें हैं, टिकट है, वो डिक्लेयर कर दी हैं। और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं। एक तरफ इस राजस्थान का जो इतिहास रहा है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी रहती है, लेकिन हुआ ये कि बीएसपी से वाजिब साहब ने बहुत ही बहुमत के साथ 2018 में पूर्ण बहुमत के साथ इलेक्शन जीता था और कांग्रेस और बीजेपी की तूफान वाली नाव को ब्रेक लगा दिया था, रोक दिया था। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। धन्यवाद आपका और न्यू इंडिया के व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सर, सबसे बड़ी बात और पहला सवाल ये कि आप जैसे युवा जब राजनीति में आते हैं तो युवाओं के माइंड में, मस्तिष्क में ये बात रहती है कि युवा राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन आपने कम उम्र में राजस्थान में आपने कांग्रेस और बीजेपी को 2018 में मात दे करके आपने एक ऐसी पार्टी से आपने जीत हासिल करी और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। तो सर, ये जो जादू चला था वो क्या जनता का प्यार था जो आपको आपके विधानसभा नगर की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, आशीर्वाद दिया? हमारी विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा में से एक है और अब से पहले यहाँ जो जनप्रतिनिधि रहे, कहीं ना कहीं उनकी सोच क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नहीं रही और पूरी नगर विधानसभा की जनता एक उम्मीद करती थी कि चेंज चाहिए और एक पॉजिटिव चेंज चाहिए। और हम जनता के पास अपना एजेंडा लेके गए। जनता ने बहुत अच्छे तरीके से उसे स्वीकारा और हमें 5 साल का मौका दिया 2018 में। और इन 5 सालों के अंदर नगर के अंदर ऐतिहासिक काम हुए। मैं ये कहूँ तो ये गोल्डन एरा रहा अब तक का नगर विधानसभा का। जितना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो थाने हैं, तहसील है, अस्पताल हैं, जो भी कुछ है, उससे डबल इन 5 सालों के अंदर खड़ा होकर चालू हो गया। कहीं एक कॉलेज नहीं होता था, आज 4 सरकारी कॉलेज हमारे यहाँ हैं। एक सिर्फ CSC, 2 CSC होती थी, आज सबसे बड़ा जिले का सबसे बड़ा अस्पताल हमारे यहाँ बन रहा है। जिले का सबसे बड़ा बिजली घर हमारे यहाँ बन रहा है। सबसे ज़्यादा तहसीलें हमारे यहाँ बनी हैं। 20 साल में एक तहसील मिल पाती है, 4 तहसीलें खुली हैं, थाने खुले हैं। सबसे ज़्यादा स्कूल अपग्रेड हुए पूरे राजस्थान में। पूरे राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा स्कूल जो है अपग्रेड हुए हमारी विधानसभा के अंदर, क्योंकि 70 साल से यहाँ स्कूल जो है वो 5वीं के चले आ रहे हैं, अपग्रेड नहीं हुए थे। तो जनता ने जिस उम्मीद से हमें अपना मत दिया, हमने पूरी कोशिश करी कि जनता को वो राहत मिले, पर अभी भी हम बहुत पीछे हैं। बहुत बड़ा लंबा सफ़र अभी आगे और तय करना बाकी है। और हम अब चुनावों में हैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर। कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम पूरे राजस्थान में किया है और एक्सेप्शनल स्कीम्स आज पूरे देश के लिए जो एक मॉडल बन रही हैं वो राजस्थान में लागू हुई हैं। और कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है फ़िलहाल चैलेंज कर रहा है केंद्र गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ बीजेपी का पास, विपक्ष के पास कोई एजेंडा तो है नहीं। वो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि अशोक गहलोत जी का नेतृत्व, उनकी छवि, उनकी योजनाएं, उनका कार्यकाल जो है
बहुत बड़ा है और जनता, चाहे वो मोदी जी का नाम ले या किसी और का भी नाम ले, कोई भी एजेंडा चला ले, जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस की सरकार इस बार राजस्थान में रिपीट होने जा रही है और रिवाज जो पहले चलता आ रहा था वो रिवाज बदलेगा। सर ये बहुत बड़ी बात कि रिवाज जो चलता आ रहा है वो बदलेगा। यहाँ पर जनता के बीच में हम जाते हैं और पब्लिक से ओपिनियन लेते हैं, तो बात ये आती है कि जो जनता के वेलफेयर के, जो पब्लिक वेलफेयर के वर्क्स हैं, कल्याणकारी काम हैं, डेवलपमेंट वर्क है, विकास कार्य हैं, कांग्रेस ने सभी विकास कार्यों की घोषणा कर दी। अब पब्लिक का कहना ये है कि बीजेपी के पास कुछ देने के लिए बचा नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आज तक राजस्थान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई गवर्नमेंट रिपीट हुई है, तो आप लोग कांग्रेस पार्टी आप रिपीट कर? क्योंकि जनता बीजेपी के जुमलों से और उनके इन झूठे वादों से अब ऊब चुकी है। अब आपने देखा होगा कि मोदी जी लाइव आते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते उन्हें भी ना। अब उनके भाषण में भी वो धार नहीं रही, वो टेलीप्रॉम्प्टर भी जो लगता है सही से काम नहीं कर पा रहा होगा, वो पढ़ नहीं पा रहे मेरे ख्याल से उसको। तो जनता बदलाव चाहती है कि भैया बहुत कह लिया तुमने, मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान कहाँ कहाँ की बातें कर ली आपने, पर वक्त है एंड ऑफ द डे हमारा घर का खर्चा तो मेहनत से चलेगा, अपॉर्चुनिटी से चलेगा, महंगाई को कंट्रोल करने से चलेगा। तो जनता घूम फिर के जो उनके रियल इश्यूज़ हैं, जिससे हमारे बीजेपी के साथी बहुत दिनों से लोगों को बहका रहे हैं, पर जनता घूम फिर के बह के वापस रियल इश्यूज़ पे आ रही है और कांग्रेस पार्टी ने इन रियल इश्यूज़ पे काम किया है। उसने, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो एक आम युवा की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो बेरोजगारों की बात हो, बूढ़ों की बात हो, बीमारों की बात हो, कांग्रेस गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो डायरेक्ट जनता को फ़ायदा पहुंचाने वाली स्कीम्स हैं। और निश्चित तौर पे हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि करीब 30-35 साल पहले कभी सरकार रिपीट हुई थी, तो ये रिवाज जो है बदलेगा और कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से पहले से ज़्यादा सीटें लेके रिपीट हो रही है। और ये रिवाज जो बदलेगा यहाँ पे, ये दिल्ली के अंदर भी बदलाव लेके आएगा। तो ये इलेक्शन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है पूरे राजस्थान के लिए, पूरे देश के लिए। लोकसभा से पहले सेमीफाइनल? बिल्कुल, आप इसको सेमीफाइनल मान सकते हैं और बहुत बड़ा बदलाव की शुरुआत जो है यहाँ से हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी आम जनता तक पहुँच रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने अब तक के जो मुद्दे उठाए हैं, केंद्र सरकार पर जवाब नहीं देती और उल्टे सीधे बातों को निकाल कर मुद्दों से भटकाती है। तो जनता सब देख रही है और अपने वोट की ताकत जनता इस्तेमाल करके इनको जवाब देगी। सर अगले सवाल पे हम आगे बढ़ेंगे। अब आपकी विधानसभा से रिलेटेड और आपके मतदाता, आपके वोटर से रिलेटेड, जब आपको 2018 में आपकी देवतुल्य, आपकी प्यारी जनता ने आपको आशीर्वाद, प्यार और जन समर्थन दे करके पूर्ण बहुमत दिया, ना बीजेपी को जिताया वो, ना कांग्रेस को, आपको जिताया, तो जब आपने शपथ ली थी, विधायक बने थे, एमएलए थे, आप युवा थे, तो उस वक्त आपने अपने माइंड में सोचा होगा कि यार मैं पहले बनते ही सबसे पहले अपने इस नगर विधानसभा में पहले ये 3 काम 5 काम मैं करूँगा, बदलाव लेकर के आऊँगा, ये प्रायोरिटी लिस्ट में थी। इस बार वो भी हम जानना चाहेंगे कि वो जो 5 बड़े बदलाव आपने किए, और इस बार आपने अपने नगर विधानसभा के पब्लिक के लिए, जनता के लिए, वोटर्स के लिए, क्या आप अगर दोबारा पूर्ण बहुमत दिया तो आप उनके लिए क्या बड़ा काम आप करेंगे? सर पहले बड़ा काम वो जो आगे आप जीतने की बात करें। देखिए, अब जो सबसे बड़ा काम मेरी नज़र में है वो पहले भी था, जो भी पाइपलाइन में है, कि हमारे यहाँ युवाओं को रोज़गार के अवसर पैदा हों। उसके लिए हमने अब गवर्नमेंट से बात करके रिको इंडस्ट्रियल एरिया करीब 650 बीघा के अंदर प्रपोज करवाया है। हम चाहते हैं कि जनता का आशीर्वाद हमें मिले तो सबसे पहले हम उसको चालू कराएं, ताकि यहाँ के जो बेरोज़गार हैं और जो कम पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं उन्हें लोकलिटी में आपस में रोज़गार के अवसर मिले और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। तो दैट्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट कि बहुत सारी चीज़ें जो बहुत पीछे हैं, शिक्षा में बहुत बेहतर काम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। बहुत सारे स्कूल्स जो हैं और अपग्रेड होने चाहिए, और जो कॉलेजेस हैं हमारे, कुछ 2 कॉलेज तो बन रहे हैं अभी, और जो कॉलेज बन चुके हैं उनमें और बिल्डिंग्स बन रही हैं, मतलब कॉलेज तो संचालित है, तो उनमें और कोर्सेज ऐड हों। बट टेक्निकल एजुकेशन यहाँ बढ़ावा मिले, उसके लिए पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजेस यहाँ खोले जाएँ, क्योंकि हम लोग दिल्ली के बहुत करीब हैं। जब इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ होगा
तो उनका लाभ हमारे युवाओं को तब मिल पाएगा, तब लोग टेक्निकली साउंड होंगे। तो जॉब्स क्रिएट करना और स्कूल और हेल्थ को, एजुकेशन हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये भी हमारे प्राइमरी एजेंडे रहेंगे। जैसा कि ये भी हमारे मतदाता वोटर्स नगर की जनता ये भी समझना चाहेगी कि जो नेता होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो सिर्फ अपने काम की है ना गिनती गिनाते हैं, अपने वादे बताते हैं, घोषणा बताते हैं और अपने काम की है ना गिनती बताते हैं कि हमने ये कर दिया। लेकिन एक आप में हम ये देख रहे हैं कि आपकी एक साफ गोई, एक आपकी निष्पक्षता की अभी हमें स्टिल अभी हमें और अभी फर्दर बहुत सारे काम करने बाकी है। जो ये अकाउंटेबिलिटी, जो जिम्मेदारी है कि नहीं भाई हमें तो अभी और भी बहुत काम करना बाकी, वो कहाँ से आती है? देखिए, ये सच्चाई है, हम इसको नकारें तो सच्चाई बदल नहीं जाती है। और आज हम कैमरे के सामने बोल रहे हैं, लेकिन जिन जनता को सुना रहे हैं वो तो जनता इस सच्चाई से डे बाई डे रूबरू हो ही रही है। निश्चित तौर पे आज साक्षरता को इम्प्रूव करने का बहुत ज़रूरत है और स्पेशली फीमेल एजुकेशन को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमने कई गर्ल्स हॉस्टल खुलवाए हैं और गर्ल्स हॉस्टल स्कूल जो है, आवासीय विद्यालय, वो हमने चालू कराए ज्योतिबा फूले के नाम से, सॉरी माँ सावित्रीबाई फूले के नाम से, और एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भी बच्चों के लिए चालू हो रहा है। और उसके अलावा गर्ल्स कॉलेज हमने अलग से खुलवाया है ताकि इस इलाके की जो महिलाएं हैं, जो इसकी बेटियां हैं, कन्याएं जो हैं, उनको भी शिक्षा मिल सके। तो निश्चित तौर पे चीज़ें करनी बाकी हैं और कमियां हैं और उनको सुधारना हम सबका कर्तव्य है, इसीलिए हम लोग चुनाव में आ रहे हैं। तो जनता से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है और ना ही किसी नेता को जनता से ऐसा सोचना चाहिए कि जनता से कोई चीज़ छुप सकती है। तो जितने हम लोग फेयर होंगे जनता के साथ, मुझे लगता है उतना जनता कनेक्ट करेगी और हमारी अकाउंटेबिलिटी तभी बनती है जब चीज़ों को हम लोग सामने रख के उन पर काम करने की कोशिश करें। सर एक आखिरी और एक अहम सवाल और क्योंकि आपको भी पता है और जनता भी जानती है और हम भी जानते हैं कि हमारे सीएम अशोक गहलोत जी सीनियर थे तो वो सीएम बने और सचिन पायलट जो हैं, सचिन पायलट जी हैं, वो आगे कभी ना कभी वो आगे सीएम बनेंगे और हम ये भी विश करते हैं और हमें ये भी पता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एबिलिटी है, आप भी कैबिनेट में एक बार आप जरूर जाइए, ये हमें ऐसा लग रहा है। तो अब ये बातें इसलिए हमने आपके सामने रखी है। एक बात मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ और जवाब आपसे लेना चाह रहा हूँ कि आपका जो ये भरतपुर, ये जो ज़िला है, डीग इससे कनेक्ट है या अलग हो चुका है? अभी एक ही साथ है, अभी प्रॉपर हम ये देख रहे हैं कि 7 विधानसभा है, तो भरतपुर में भी भरतपुर में ही आपका नगर ये आता है, एम आई राइट? अभी इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक पूरा जिला, क्योंकि अभी भरतपुर से इलेक्शन हो रहे हैं, 7 विधानसभा उसके अंदर आती है, पर डीग अब नया जिला बन चुका है, वहाँ पे सारे ऑफिसर्स बैठ चुके हैं। तो डीग जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, नगर, डीग और कामा। तो आफ्टर इलेक्शन ये फिर डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रॉपर अलग ही हो जाएगा? हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट अलग हो चुका है, इट्स ऑन रिकॉर्ड, इट्स ऑल डिफरेंट नाउ। ये जो मेरा क्वेश्चन था रेस करने का, ये मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप कैबिनेट में आप जरूर जाएंगे एक दिन, तो वो आप क्योंकि अभी आप कांग्रेस में हैं तो आप सीएम साहब से भी मिलते हैं, तो ये जनता की बात है जो मैं आप तक कन्वे करना चाहता हूँ आपके थ्रू, सीएम साहब भी सुन रहे होंगे, सुनेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या पॉइंट है सर कि भरतपुर फिलहाल तो अभी 7 विधानसभा भरतपुर है, एक जनता मिली, एक पंडित जी थे, उन्होंने हम्बल रिक्वेस्ट किया, बोले कि ये ना आप किसी भी कांग्रेस के एमएलए से मिलिएगा या किसी भी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर या सीएम साहब से मिलिए तो हमारी बात पूरी, हमें बोल कि क्रिटिसाइज हमें नहीं करना है, संदेश पहुंचाना है। इशू ये था कि सर भरतपुर में 7 विधानसभा सीट है, उसमें नगर भी है और यहाँ पे सर 4 इस भरतपुर ने है ना मंत्री दिए सर, 4 आप भी जानते, सब जनता जानती है। लेकिन सर यहाँ पे पहले 2 इंडस्ट्री, क्योंकि आपने प्रायोरिटी में अपनी बात कही कि है ना रोजगार के लिए यहाँ पे अवसर होने चाहिए युवाओं के लिए, 2 इंडस्ट्री हुआ करती थी सर, एक डालमिया हुआ करती थी, एक सिमको हुआ करती थी, जो थी वो भी है ना चली गई। उन्होंने बोला कि है ना आपस में नेताओं ने अपनी है ना खींचातान में वो इंडस्ट्री ख़त्म कर दी। सवाल ये है कि सर जो थी वो भी चली गई, अब क्या आप जैसे, जब आप लोग है ना, आप जैसे लीडर बनेंगे, आप लोग कैबिनेट में जाएंगे, तो क्या आप उद्योग इंडस्ट्री लाइक गुजरात के तरह, लाइक यूपी के तरह, अब बिहार भी है ना इंडस्ट्रियलाइज की तरफ जा रहा है, तो बहुत हमारे सारे स्टेट, क्या आप लोग ये आवाज़ पहुंचाएंगे भरतपुर? क्योंकि यहाँ की महिलाओं को सर क्या कहते हैं, बहुत सारे है ना बहुत 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 वियर्ड लाइफ वो कर रही है, क्या करेंगे सर आप?
देखिए इंडस्ट्रीज़ डेवलप होनी चाहिए। लघु उद्योग हमारे जब तक नहीं बढ़ेंगे, जब तक लोकल और क्षेत्रीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाएगा। उसी के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया प्रपोज कराया है। जहाँ पर वो रिको इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है उस पर इंटरचेंज राजस्थान सरकार से हमने अप्रूव करवाया है। ये पहला इंटरचेंज है जो कई राज्यों में नहीं बना, जो स्टेट गवर्नमेंट अपने पैसे से बना रही है हमारी विधानसभा के अंदर, और उसी के पास में इंडस्ट्रीज़ का कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। तो निश्चित तौर पे जो चीज़ें बंद हो गई उनके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता, पर अगर मुझे जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू एडवोकेट फॉर दिस काइंड ऑफ इश्यूज़। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ युवाओं की कोई कमी नहीं है। हमारा सबसे युवा, हमारा देश भी है, हमारा राज्य भी युवा है। तो उनको उनकी ताकत का, उनकी क्षमता का सही इस्तेमाल करना हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, और आदमी की व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। और अब डीग जो ज़िला है, मैं क्योंकि इसका कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई दिल्ली से, वो एक्सप्रेस वे से हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे, बड़े शहरों से कनेक्ट हो जाएंगे हम लोग, तो आने वाले वक्त में व्यापार में इसका फ़ायदा मिलेगा और डीग ज़िला अब उद्योग के रूप में एक तरक्की करेगा। मेरा पूरा मानना है। आप अपने मतदाता को, आप अपने वोटर्स को, नगर विधानसभा की जनता को क्या, आप किस तरह से आप समझते हैं अपने इन जनता को, कि क्या आपकी जनता जो है धर्म और जाति पे है बट जाएगी, या वो विकास पे बात करेगी, या विकास पे वोट देगी, या अपने बच्चों के भविष्य पे वोट देगी? क्या देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास नगर में कोई एजेंडा नहीं है। अगर आप उनके कैंडिडेट्स के भाषण सुनोगे तो वो नगर की बात ही नहीं करते। वो चीन, ईरान, पाकिस्तान या सनातन धर्म, पता नहीं कहाँ की बातें करते हैं। तो उनके पास नगर की जनता के लिए कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास नगर की जनता के लिए कोई विज़न नहीं है। और उनकी जितनी भी बातें हैं वो चुनाव वोट डालने वाले दिन सब बातें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो वोटों को लुभाने के लिए, बहकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। पर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि नगर की जनता अब जागरूक है। वो वोट करेगी तहसील के नाम पर, वो वोट करेगी अस्पताल के नाम पर, वो वोट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, वो वोट करेगी स्कूलों के नाम पर। तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि नगर की जनता इस बार जो है काम को देख के वोट करेगी, जिसमें कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। इसीलिए हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि नगर की सीट कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है, और पूरा राजस्थान बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं हम लोग। 25 नवंबर को मतदान का, चुनाव का दिन होगा और चुनाव चिन्ह कांग्रेस का होगा। तो आप अपनी देवतुल्य जनता से उस दिन के लिए क्या आप अपील करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आज आपके हाथ में है, और निर्णय आपको लेना है कि आपके बच्चों को मंदिर मस्जिद के बाहर नारे लगाने हैं, या आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में जाना है। कि आपके बच्चों को जो है शिक्षा की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है, एक अच्छे भाईचारे, एक अच्छे माहौल की ज़रूरत है, या फिर आप लोग को वो लोग चाहिए जो आज मंच के माध्यम से आस्था की जो हमारी जगह होती है उन्हें तोड़ने की बात करते हैं। तो हमारे बच्चों को आने वाले कल को हम किस रूप में देखना चाहते हैं, उसका निर्णय हमें 25 तारीख को वोट डाल के करना है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस आज देश को जोड़ने की बात करती है, भाईचारा बढ़ाने की बात करती है, सबको साथ लेने की बात करती है, मोहब्बत की बात करती है, और हम सब लोग को इसी से हमारा जीवन चलेगा। हम सब लोग को इसका निर्णय आज लेना है, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इन सभी मुद्दों को रिप्रेजेंट करेगी और आपकी भावनाओं को आगे लेके चलेगी। धन्यवाद। सो मच सर, ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू।